हेलो दोस्तों, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा विज़न 365 जो है अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। जो हमारी मई 2020 है वहाँ से जनवरी 2021 तक का। जैसे हमारा पॉलिटी का आया था वो जनवरी 2020 से जनवरी 2021 का है। ठीक है, ये मई से दे रखा है। आज हम जो कवर करेंगे वो है हमारा फर्स्ट टॉपिक, मतलब आज ये कंप्लीट कर लेंगे पहला चैप्टर, राजकोषीय नीति या फिर फिस्कल पॉलिसी। तो ये सब टॉपिक अंदर हैं ही, तो अंदर जाके डायरेक्ट देखते हैं हम क्या क्या दे रखा है। देखिए, पहला टॉपिक क्या है, राजकोषीय नीति का। जो सरकारी ऋण है उस पर एक स्थिति पत्र आया। ठीक है, स्टेटस पेपर आया है। तो सबसे पहले देखिए, सरकारी ऋण होता क्या है, गवर्नमेंट डेप्ट। ये दो तरह के होते हैं। एक तो जो पब्लिक डेप्ट होता है, जो हमारी जनता है उससे जो ऋण प्राप्त किया जाता है। एक अदर लाइबिलिटीज़ है। अदर लाइबिलिटीज़ में हमारे जैसे पीएफ होते हैं, रिजर्व फंड एंड डिपॉजिट, अदर अकाउंट जितने भी होते हैं, इन सब में अदर लाइबिलिटीज़ आ जाती है। ठीक है, पब्लिक डेप्ट में क्या है, एक तो इंटरनल डेप्ट होता है, एक एक्सटर्नल डेप्ट होता है। इंटरनल डेप्ट मतलब जो आंतरिक ऋण होगा वो जो है दो तरीके से प्राप्त किया जाता है। जैसे एक तो मार्केटेबल हो गया, जो हमारे जितने भी जो सरकार जैसे गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ होती है उनको देती है ना। ट्रेजरी बिल हो गए हमारे, टी बिल। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे आगे हम, टी बिल क्या होता है। तो गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स वाया ऑक्शन, नीलामी के जरिए। ऑक्शन होता है नीलामी, नीलामी करके जो डायरेक्ट पैसा लेती है। ठीक है, नॉन मार्केटेबल में ट्रेजरी बिल टू स्टेट्स, जो पहले गवर्नमेंट जो व्यक्तियों को दे रही थी वो स्टेट्स को दिए जाते हैं, जो ट्रेजरी बिल होते हैं। सिक्योरिटीज़ टू नेशनल सेविंग्स फंड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन सब से नॉन मार्केटेबल। ये सब हमारे क्या है, गवर्नमेंट सरकारी जो ऋण होता है वो, जो सरकार ऋण प्राप्त करती है। ठीक है, तो इसका 9वां संस्करण निकाला गया। इस पर एक क्या निकाला गया, स्टेटस पेपर या फिर स्थिति पत्र। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं इसके क्या दे रखे हैं। जो ये स्थिति पत्र है इसमें क्या निकाला गया, 19 से 20 से लेके 21 2022 तक के जो वित्तीय वर्ष है। ठीक है, उसके लिए जो केंद्र सरकार की जो ऋण प्रबंधन रणनीति है, जो हमारा जो डेप्ट को मैनेजमेंट करने की स्ट्रेटेजी है, ठीक है, उसको शामिल किया गया। जो हम ऋण मतलब प्राप्त कर रहे हैं उसे आगे इन्वेस्ट भी तो करेंगे, लगाएंगे भी तो उसके लिए मैनेजमेंट एक जो है ये स्ट्रेटेजी शामिल की गई। जो सरकार की ऋण प्राप्ति से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनके मार्गदर्शन में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, योजनाएं बनाएंगी तो उसके लिए जो ऋण प्राप्त हुआ है उसी से योजनाएं बनेंगी तो उसको मैनेज करना। उद्देश्य क्या है इसका, सरकार की जो वित्त पोषण आवश्यकताएं और भुगतान दायित्व है उसको वहनीय जोखिम स्तर के अनुरूप न्यूनतम संभव लागत पर पूरा किया जा सके। मतलब कम से कम जो पैसा लगे, ऐसी उस स्ट्रेटेजी के द्वारा ऐसा बनाया जाना कि कम से कम इसमें पैसा लगे। ठीक है, न्यूनतम संभव लागत पर। सरकारी ऋण प्रबंधन का महत्व अगर देखें तो महत्व क्या है इसका। अब देखिए महत्व क्या है, जो सरकारी ऋण का स्तर है वो निवेशकों को विश्वास को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, एक मैनेजमेंट से हम अगर काम करेंगे, हमारी जितनी भी योजना है वो सक्सेसफुल होगी, तो जो इन्वेस्टर होंगे वो भी तो इससे प्रभावित होंगे। ठीक है, इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। सरकार की राजकोषीय क्षमताओं को भी प्रभावित करता है। मतलब जो जैसे ये अब आगे आएगा डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, मतलब कितना ऋणों का भुगतान करने में कितना सक्षम है कोई सरकार। ठीक है, तो उसको भी प्रभावित करेगा। निजी क्षेत्र के जो क्राउडिंग आउट होता है, क्राउडिंग होता है जो पूंजी होती है हमारा उसका बहिर्गमन। मतलब अगर हमारे ऋण सरकार हाई कर देगी तो जो इन्वेस्टर होंगे वो क्या करेंगे, सरकार में पैसा नहीं देंगे। ठीक है, वो या तो बाहर लगाएंगे या देश में ही किसी दूसरी कंपनी में लगाएंगे सरकार की बजाय। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट, तो वो हो जाएगा। उसके अलावा वाणिज्य बैंकों के लिए जो राजकोषीय दबाव है उसका मार्ग ये जो है प्रशस्त कर देगी। ठीक है, इससे राजकोषीय दबाव भी पड़ेगा, जो बैंक होंगे ना, बैंकर्स होंगे उन पे भी। इसके अतिरिक्त ये भविष्य में जो मुद्रा स्फीति जनित दबाव होगा। ठीक है, ऋण हाई हो जाएगा तो उससे मुद्रास्फीति की वो जो होती है, पैसे का मार्केट में कम फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तरलता कम हो जाएगी। विनिमय दर संबंधी जोखिम। ठीक है, जो एक्सचेंज रेट होता है किसी भी करेंसी का, उस पर भी संबंधी जोखिम उत्पन्न हो जाएगा। उच्च करों जैसी हाई जो डेप्ट होगा वो स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले जीडीपी, ऋण जीडीपी अनुपात, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। इसे हम कह सकते हैं कि जो भी राष्ट्र है उसकी ऋणों का भुगतान करने में कितना सक्षम है कोई भी राष्ट्र है। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन दे रखी है, ये पढ़ लीजिएगा, ये दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी फिर ये टेक्निकल भी है कि ऋण जीडीपी अनुपात देश के जो जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें जो सार्वजनिक ऋण होता है उसके अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, या फिर किसी राष्ट्र की
ऋणों को वो अपना भुगतान करने में कितना सक्षम है। उसके बाद है रोल ओवर जोखिम। ये क्या होता है? ये एक तरह से होता है रोल ओवर, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए, ठीक है, तो आपने पहले साल उस पर 2 रुपये ब्याज दिया। मैंने पहले साल बोला 2% ब्याज है, 2% आपने दिया, तो नेक्स्ट ईयर 2% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब पुराने नए जो ऋण हैं उस पर लगाया जाने वाला ब्याज पुराने ऋण पर लगाए जाने वाले ब्याज से अधिक ना हो, ठीक है। यह ऋणों के पुनर्वितरण से संबंध एक जोखिम है। सामान्यतः परिपक्वता अवधि जितनी कम होगी, रोल ओवर जोखिम उतना ही अधिक होगा। मान लीजिए मैंने आपको दिया 100 रुपये दिए 10 सालों के लिए 2% ब्याज पे, पर आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे तो जो है 1 साल के लिए चाहिए, तो मेरा जो रोल ओवर जोखिम होगा मतलब वो उतना ज़्यादा हो जाएगा। मैं 2% के बजाय आपको बोलूँगा आपके ऊपर 15% मैं ब्याज लूँगा इस पर, क्योंकि आप 1 साल के लिए ले रहे हैं ना। वहीं पे अगर यहाँ पे देखें आप, तो इसमें मुझे 20 रुपये मिल रहे थे, तो यहाँ पे भी कम से कम 15 तो मैं लूँगा ही ब्याज के, है ना। तो इसी हिसाब से अगर परिपक्वता अवधि जितनी कम होगी, जितने कम टाइम के लिए उस ब्याज को दिया जाएगा, उतना ही रोल ओवर जोखिम क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है, यह जो ऋण पोर्टफोलियो होता है उसकी सुभेद्यता से संबंधित होता है। मतलब वो कितना वल्नरेबल है, ठीक है, वल्नरेबल है, ठीक है। तो कितना मतलब जो है वल्नरेबल है। ऋण पोर्टफोलियो क्या होता है? ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट पूल होता है, ठीक है। जैसे अगर गवर्नमेंट इसे लॉन्च करेगी सरकार, तो सरकार का जो इन्वेस्टमेंट पूल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी जल्दी उसमें कोई इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो उससे जो है संबंधित होता है। इसके साथ साथ ये बाह्य जो ऋण होते हैं उसकी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में हुए जो ह्रास है, ठीक है, जो घरेलू मुद्रा में जो हानि हुई है, आगे एक आएगा इसके ऊपर भी टॉपिक कि कितनी हानि हो रही है। और सरकार की जो ऋण सेवा है उसके लागत में संबंध वृद्धि से भी ये क्या होता है, संबंधित होता है। उसके बाद राजस्व प्राप्तियों से किया गया ब्याज भुगतान, जो भी हमारे पास जो पैसा सरकार ने प्राप्त किया उससे किया गया ब्याज का भुगतान। सरकार की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित ऋण के बदले चुकाए गए कुल ब्याज भुगतान का एक अनुपात होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। फ्लोटिंग मतलब फ्लोट जैसे ऐसे बहता है ना कोई भी चीज़, तो उसमें क्या होता है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है, मतलब फिक्स नहीं होता। जैसे एक सरकार जो देती है एक होता है जैसे फिक्स डिपॉजिट पे दे देगी, है ना, उस पर फिक्स्ड आपको ब्याज मिलता रहेगा इतने %, कितने भी साल, जितने साल तक आप चाहेंगे, ठीक है। एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होता है, ये जो है सरकार का ऋण जब ऊपर नीचे होता है तो ये भी साथ साथ ऊपर नीचे होता रहता है, इसका जो ब्याज होता है, ठीक है। इन प्रतिभूतियों को परिवर्तनशील कूपन दर पर जारी किया जाता है, वेरिएबल कूपन रेट्स पर इसको अलग अलग जारी किया जाता है। सकल राजकोषीय घाटा, ठीक है, GFD, इससे क्या आशय है कि जो राजस्व प्राप्तियाँ और जो गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं, ठीक है, एक तो राजस्व प्राप्ति जो सरकार प्राप्त करती है, एक जो गैर ऋण जिन पर ब्याज नहीं लिया जा रहा, मतलब मूलधन ही उसमें जो है प्राप्त होता है, उस पर कुल व्यय की जो अधिकता होगी, ठीक है, उस पर जितना सरकार ने जितना अधिक व्यय किया होगा पिछले साल से, ठीक है, तो उसको जो है राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ये जो पिछले साल से नहीं, ये कुल जो ऋण प्राप्त होगा उससे कितनी अधिकता है इसकी, ठीक है, ये देखा जाएगा इसमें। उसके बाद है अल्पावधि ऋण, जो शॉर्ट टर्म डेब्ट होता है। ये जैसे कि हमारे जो टी बिल होते हैं ना, ट्रेजरी बिल होते हैं, इनकी अल्पावधि ऋणों में आता है ये। इनकी जो है मैक्सिमम टाइम पीरियड 364 डेज़, ये नीचे दे रखा है ना यहाँ पे, ये 364 डेज़ होता है। 1 साल से ऊपर का इनका जो है परिपक्वता अवधि नहीं होगी लोन की। जो केंद्र सरकार है उसके अल्पावधि ऋणों से आशय है 12 महीनों के भीतर परिपक्व होने वाले कुल ऋणों से है। इसमें जो है 14 दिवसीय मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल भी आते हैं, नियमित ट्रेजरी बिल, आगामी 1 वर्ष में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियाँ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, GSEC बोलते हैं जिसे, ठीक है, 1 वर्ष में से कम परिपक्वता अवधि वाले बाह्य ऋण इसमें सम्मिलित होंगे, ठीक है। इसके बाद आगे ट्रेजरी बिल, जिसकी अभी बात कर रहे थे, ये क्या होता है? तो ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल ये जो है रियायती उपकरण है जो सरकार को अपने अल्पकालिक नकदी प्रवाह, मतलब थोड़े टाइम के लिए जब सरकार को पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करती है, ये टी बिल जो है मार्केट में जो है अलग अलग उनको सेल कर देती है, ठीक है। उनके इससे बैंक में जो है जो सरकार होती है उसके पास पैसे का प्रवाह बढ़ जाता है, ठीक है। इसके असंतुलन का प्रबंध करने में जो है सहायता होती है। वर्तमान में केंद्र सरकार के पास इतने दिनों के मतलब टी बिल पड़े हुए हैं, ठीक है, ट्रेजरी बिल जारी करती है 63, 64, 182, 91। 14 दिवसीय इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल ITBS, इससे आशय क्या है, गैर विपणन योग्य उपकरण से है,
ठीक है। गैर विपणन योग्य क्या होता है? एक होता है जैसे विपणन होता है जो लैप्सेबल होता है ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये दिए, मैंने कहा ये अगर आप 1 साल में यूज़ कर दोगे, 1 साल में 1 दिन में सॉरी, ठीक है, 1 दिन में यूज़ कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो ये विपणन योग्य हो जाएगा, मतलब ये लैप्सेबल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अगले दिन फिर मैं आपको 100 रुपये दूँगा। एक होगा नॉन विपणन योग्य, मान लीजिए आपने 100 में से 60 यूज़ कर लिए, आपके पास 40 बचे, तो नेक्स्ट डे में वो 40 ऐड हो जाएगा और आपके 140 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये गैर विपणन योग्य उपकरण होता है, ठीक है, जो राज्य सरकार को जारी किए जाते हैं ताकि उन्हें एक निश्चित ब्याज दर पर अल्पकालिक अधिशेष नकदी की को परिनियोजित करने में सक्षम बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद संधारणीय ऋण प्रबंधन के प्रति केंद्र सरकार का दृष्टिकोण, ठीक है। ये क्या होता है? संधारणीय सस्टेनेबल, मतलब जो है इसे जैसे बोलते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो हम यूज़ कर रहे हैं इन फ्यूचर, हमारे जो है फ्यूचर में आने वाली जनरेशन यूज़ करे, ठीक है। तो इसी टाइप में ऋण प्रबंधन, ऐसे इस टाइप से ऋण का प्रबंधन करना कि वो फ्यूचर में जो है और भी यूज़ कर सकें, मतलब उसमें इंक्रीमेंट हो, ठीक है। इसके प्रति केंद्र सरकार का दृष्टिकोण, ऋण प्रबंधन के लिए समर्पित एजेंसी, तो इसकी जो है सरकार ने एक वैधानिक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी की स्थापना करने का निर्णय लिया ताकि भारत का जो बाह्य और जो घरेलू ऋण है दोनों को एक ही एजेंसी में लाया जा सके, ठीक है। इस दिशा में उठाया गया यह पहला कदम है। वर्ष 2016 में जो वित्त मंत्रालय था उसके बजट प्रभाग के भीतर एक सलाहकार निकाय के रूप में एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ, जिसे पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल कहा जाता है, उसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। मध्यम अवधि ऋण प्रबंधन के लिए सरकार की अगर रणनीति की बात करें 19 से 22 के लिए, तो सरकार द्वारा इसके तहत कई कदम उठाए जाएंगे जो कि 3 व्यापक स्तंभों पर आधारित हैं। तो स्तंभ क्या है? सबसे पहले परिपक्वता अवधि को बढ़ाना, मतलब लोन जो देते हैं हम उसके टाइम पीरियड को बढ़ाना, ठीक है। इससे क्या होगा? ब्याज ज़्यादा, जो डेप्ट होगा वो इंक्रीमेंट करेगा, बढ़ेगा उससे, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए देंगे तो ब्याज ज़्यादा होगा, पर वो कम टाइम के लिए होता है तो ज़्यादा मतलब डेप्ट नहीं मिल पाता उससे। अर्थव्यवस्था में जो प्रचलित ब्याज दर है उनके अनुरूप अल्प बचत योजनाओं, जो प्रोविडेंट फंड है, विशिष्ट प्रतिभूतियाँ होती है आदि जैसे अन्य उपकरणों पर जो है ब्याज दरों का युक्त करना, मतलब मैनेज करना ब्याज को। उसके बाद आर्थिक मामलों के विभाग के उन अन्य प्रभागों को सलाह देना जो बाह्य ऋणों के मामले में संलग्न है, जैसे कि इन ऋणों की लागत, अवधि, मुद्रा इत्यादि जैसे विषयों पर, ताकि इन जो बाह्य ऋण है इनको सर्वोत्तम शर्तों पर प्राप्त किया जा सके। मतलब हम इसको जो है जितना मैक्सिमम ऋण ले सके बाह्य, उस पर जो बाहर के मामलों में जो डील करते हैं, तो सर्वोत्तम शर्तों पर इन्हें प्राप्त किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज उगाही कर सके। न्यूनतम जोखिम न्यूनतीकरण, कुछ संकेतकों के लिए मानदंड जो है निर्धारित करना। जो संकेतक क्या होते हैं? जो इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, मतलब मार्केट में जो अप एंड डाउन होते हैं उनको दिखाते हैं, जैसे कि अल्प अवधि ऋण, बाह्य ऋण, फ्लोटिंग रेट डेप्ट होता है जो, ठीक है, इत्यादि का अंश निर्धारित करना ताकि जो रोल ओवर जोखिम होता है, ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारी ब्याज दरें होंगी ना और जो विनिमय दर एक्सचेंज रेट होता है उसमें होने वाले परिवर्तन से जुड़े जोखिम के संदर्भ में जोखिम को कम किया जा सके। इन संकेतकों से मतलब हमें मार्केट का अप एंड डाउन का पता चलेगा। पता चला किसी चीज़ के जैसे शेयर कम हो जाता है ना, और वो चीज़ अगर हम बेच दें तो हमें नुकसान होगा, इस टाइप से तो है इनके संकेतकों का मानदंड निर्धारित किया जाए। बाजार का विकास, बाजार ऋण कार्यक्रम में पारदर्शिता बनाए रखना, नियमित रूप से निवेशकों के साथ संपर्क बनाए रखना, अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करना, विभिन्न प्रकार के उपकरण जारी करना ताकि निवेशक और जो अपने पोर्टफोलियो होते हैं उसको अधिक कुशलता से प्रबंधित कर सकें, ठीक है। ये सिंपल पढ़ने की चीज़ थी, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है पैराग्राफ में। उसके बाद है बड़े पैमाने पर वांछित अवधि वाले जो मानदंड होंगे उनका निर्माण करना, ठीक है, ताकि जो निवेश होता है निवेशकों की भागीदारी और तरलता को बढ़ाया जा सके, मतलब निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तरलता, मतलब मार्केट में पैसा आए, लिक्विडिटी बढ़े। घरेलू निवेशक आधार के विकास का समर्थन करना और विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार को खोलना, मतलब जो सरकारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे सेल करते हैं तो उसके लिए मतलब बाहर से जो निवेश आते हैं विदेशी, वो भी आगे से खरीद सकें, ठीक है। इस टाइप से बाज़ार को खोल देना। संधारणीय ऋण संधारणीयता का किस संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन अगर देखें हम, तो जीडीपी के प्रतिशत के, तो ये कुछ अनुकूल संधारणीय संकेतक को दर्शाते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं अलग अलग जो हमारे दिखाते हैं डाटा पिछले कुछ सालों का।
तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो सकल राजकोषीय घाटा है उसमें 2012 से 13 के बाद गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, मतलब राजकोषीय घाटा कम हो रहा है 2013 के बाद से। अल्पावधि ऋणों का अंश सुरक्षित सीमा के भीतर है, जो 2005 से 12 के दौरान हुई कुछ वृद्धि के बाद ये जो है स्थिर बना हुआ है 12 के बाद से। अल्पावधि ऋणों का अंश सरकार ने जो रोल ओवर जोखिम है उसको कम करने के लिए एक जागरूक रणनीति अपनाई है, जो परिपक्वता अवधि बढ़ाई। पीछे बात कही गई ना, परिपक्वता टाइम पीरियड बढ़ाया जाए इसका। ठीक है, अधिकांश जो सरकारी ऋण स्थायी या निश्चित ब्याज दर है उन पर जारी किए गए हैं, ब्याज दरों पर जारी किए गए हैं। एक तो ऋण स्थायी मतलब ऋण परमानेंट, और निश्चित ब्याज दर। ठीक है, फिक्स मतलब जो डेप्ट है वो मिलेगा। तथा वर्ष 2019 में अस्थायी आंतरिक ऋणों का अंश जो है जीडीपी में केवल 0.9% था। ठीक है, जो कि बजट पर ब्याज की अस्थिरता के प्रभाव को कम कर देता है। बाह्य ऋणों का अगर निम्न अंश यह दर्शाता है कि जो मुद्रा जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार है उसके प्रति जो ऋण पोर्टफोलियो है उसकी संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है। मतलब जो हमारे इन्वेस्ट करने की जो जगह है उसकी संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है। मतलब इसको और जो है मैनेज किया जाए अभी, ताकि जो इन्वेस्टर हैं वो इजीली आके इन्वेस्ट कर सकें। राज्य सरकार के ऋण की अगर बात करें तो राज्य सरकार का ऋण जीडीपी रेशियो 2018 में 25 से घटकर 2019 में 24.8% हो गया है। राज्य सरकारों के समग्र ऋण पोर्टफोलियो को जो सार्वजनिक ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है और इसका हिस्सा उनके जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 19.1% रहा है। ठीक है, ऋण जो पोर्टफोलियो मतलब इन्वेस्टमेंट रेट इसका 19.8 रहा है। इन्वेस्टमेंट पूल बोलते हैं इसे। ठीक है, सार्वजनिक ऋणों में जो बाजार ऋणों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय जो अल्प बचत कोष है उससे प्राप्त ऋणों में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, 2012 में ये 24.4% के उच्च स्तर से गिरकर 19 में 9.4% आ गया है। विगत अगर कुछ वर्षों में केंद्र से प्राप्त होने वाले ऋणों में कमी आई है और यह जो है 2019 में कुल देनदारियों का 3.7% रहा है। अगला है सरकारी वित्त के संबंध में अन्य घटनाक्रम, जो उपकर और अधिभार है। देखिए, पहली न्यूज़ है जो उपकर और जो अधिभार है, जो सेस होता है और सरचार्ज होता है। ठीक है, सेस हमने पहले ही पढ़ा था, जो कर के ऊपर कर लगाया जाता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग तरह के होते हैं। एजुकेशन जो सेस होता है, और उसके अलावा जो एग्रीकल्चरल सेस होता है। ठीक है, काफ़ी सारे तरह के होते हैं। तो सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि जो केंद्रीय करों के जो विभाज्य पुल होते हैं, डाइवर्जिबल पुल होते हैं, ये क्या होता है? मतलब जो केंद्र के पास राजस्व आता है उसमें से एक हिस्सा राज्य के लिए रखा जाता है, मतलब राज्य को देने के लिए रखा जाता है, जो कि 42% होता है। ठीक है, अभी जो डिसाइड हो रखा है 14वें वित्त आयोग के, वो 42% है 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पे। ठीक है, तो उसमें राज्यों का हिस्सा जो है वित्त वर्ष 2019 में 36.6 दिया गया, उससे तीव्र कम होकर 2020 में 32.4 दिया गया। ठीक है, राज्यों को, जो कि 42% से बहुत कम है। ठीक है, अनुच्छेद 270 में जो है केंद्र जो उपकर और अधिभार होते हैं, ठीक है, ये दोनों अलग होते हैं। जो जो हमारे ये होता है ना, ऊपर हमने पढ़ा था ये विभाज्य पुल, इसके अलग होते हैं दोनों। ठीक है, ये अलग से लिए जाते हैं। तो आरोपित करने की अनुमति प्रदान करता है, जो केंद्र राज्यों को साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है दोनों। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो दे भी सकती है पैसों को। तो उपकर क्या होता है? किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए इसे अधिरोपित किया जाता है। ठीक है, जबकि अधिभार क्या होता है? जो कर पर आरोपित कर होता है। ठीक है, ठीक है, तो कर होता है, अधिभार होता है जो करों पर कर लगाया, टैक्स ऑन टैक्सेस, टैक्स पे ही टैक्स जो लगाया जाता है। ठीक है, उपकर किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए स्टार्ट किया गया, फिर इसे हटा दिया गया। ये दोनों क्या होते हैं? प्रकृति में अस्थायी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्वच्छ भारत अभियान संबंधी पहलों के लिए जो वित्तीय हेतु स्वच्छ भारत उपकर लगाया गया था। ठीक है, विशेष उद्देश्य के लिए स्टार्ट किया गया, फिर खत्म हो गया अपने आप ही। 50 लाख से अधिक अगर किसी की आय है तो उस पर 10% अधिभार आरोपित किया जाता है। ठीक है, अधिभार के आरोपण के समय उसके उद्देश्य को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब हमें उसका पर्पस बताने की जरूरत नहीं है। यह संघ सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वह जो अधिभार है उसके माध्यम से उगाए गए धन का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए करे। अगर राज्य की चिंता की बात करें, राज्य का कहना है कि सबसे पहले ये स्थायी प्रकृति की नहीं है। ठीक है, तो इसका विरोध किया जा रहा है कि इन्हें
इन्हें मतलब जो स्थायी प्रकृति है उसका विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो समाप्त जो ये धन उगा रहे हैं इसको जो है विभाज्य पूल का हिस्सा बनाया जाए, मतलब इनको भी राज्यों के साथ शेयर किया जाए। ठीक है, और इनकी जो स्थायी प्रकृति जैसे यूज़ कर रही है जो केंद्र गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, तो उसका विरोध किया जा रहा है कि इन्हें जो है परमानेंटली रखा जा रहा है, जबकि इन्हें जो है अपने आप ही ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इन्हें विभाज्य पूल से राज्यों को भी इसका जो होता है वो उसमें से परसेंटेज दिया जाए। उसके बाद जो केंद्र द्वारा उपकर है, ठीक है, उसके राज्यों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु एक साधन के रूप में भी यूज़ किया जा रहा है। मतलब जो केंद्र के पास जो पैसा आ रहा है उपकर और जो अधिभार से, वो उसका यूज़ कैसे कर रही है, प्रशासनिक शासन में घुसने के लिए जो राज्य है उसके रूप में भी इसका यूज़ कर रही है। जैसे कि हमारा जो कृषि कल्याण उपकर लगता है या स्वच्छ भारत उपकर लगता है। ठीक है, अगला टॉपिक है सरकारी उधार, गवर्नमेंट बोरोइंग, जो सरकार उधार लेती है। ठीक है, तो पहले जैसे मैंने बताया जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में जो है बेच देती है वो अपनी, या फिर टी बिल उतार देती है मार्केट में। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय ने जो आरबीआई है उसके परामर्श से 2020 से 21 के लिए अपने जो सकल बाजार ऋण लक्ष्य है उसको बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है, इसके लिए सरकार क्या करती है, जो भी उसकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूतियाँ होती है या ट्रेजरी बिल होती हैं उसके द्वारा उधार लेती है, जब सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है तब। उधार सरकार द्वारा लिया गया ऋण है जो बजट संबंधी दस्तावेज में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत से जो है शामिल होता है। पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत उधार में वृद्धि के कारण क्या होते हैं, जो निवल कर राजस्व होता है। ठीक है, निवल मतलब नेट, नेट मतलब जो टोटल हमारा आता है ना, नेट कर राजस्व जो है अपेक्षित कमी हो उसमें, कर राजस्व जो प्राप्त कर रहे हैं उसमें कमी आ जाए, या फिर शेयर बाजार में रिकॉर्ड मंदी ने विनिवेश के माध्यम से धन जुटाना कठिन बना दिया हो, व्यय में बढ़ोतरी हो गई हो, जैसे हाल ही में राहत आय हस्तांतरण और समर्थन उपाय जो कोरोना में हुआ ना, उसमें 1.7 लाख करोड़ रुपए राशि जो है जारी की गई थी। ठीक है, बढ़ती उधारी से बॉन्ड बाजार पर दबाव पड़ सकता है तथा निजी क्षेत्र के जो क्राउडिंग आउट होता है ना, पूंजी का बहिर्गमन जो पहले बताया, उसकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। राजकोषीय घाटे के तेज़ी से बढ़ने की संभावना हो रही है। ठीक है, यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था को जो कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव है, नेगेटिव इफेक्ट है जो, उससे बचने के लिए सरकार के पास बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रोत्साहन के लिए सीमित ही विकल्प हैं। राज्यों के लिए उधार सीमा, मतलब इनकी जो राज्यों की उधार सीमा है वो बढ़ा दी गई है, 3% से 5% कर दी गई है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए जो ऋण लेते हैं सरकार से, ठीक है, केंद्र सरकार से। ये किस एक्ट के अंतर्गत किया गया, FRBM, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 है। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो ये एक्ट में क्या है, FRBM अधिनियम के अंतर्गत जो राजकोषीय घाटे है उसको कम करने हेतु वित्तीय अनुशासन की एक संरचना स्थापित की गई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत द्वारा जो राजकोषीय घाटे है उसको 31 मार्च 2021 तक जो है, जो राज्यों के लिए है, सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित करने का लक्ष्य किया गया है। ठीक है, इसके बाद इसे बढ़ाने की जो है बात की जा रही है, मतलब बढ़ा दिया गया है, प्रतिशत कर दिया गया है। ठीक है, सरकार द्वारा सामान्यतः जो अपने घाटे की पूर्ति होती है वो आरबीआई से लेकर या ट्रेजरी बिल और बॉन्ड जैसे विभिन्न प्रपत्रों को जारी करके पूंजी बाजार के माध्यम से धन जुटाती है केंद्र सरकार जो होती है। ठीक है, राज्यों के अपने जो FRBM अधिनियम है, जो उसके वार्षिक बजट घाटे की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% तक है, उसको सीमित रखने का लक्ष्य किया गया है। मतलब ऐसा लक्ष्य किया गया है कि उसको वापस 3% पे लाएंगे, जैसे अभी 5 किया गया है तो उसको वापस 3% पे लाने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है, ज्ञातव्य है कि जो राज्य द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन है, जो FRBM एक्ट है, उसके तहत निर्धारित उधार सीमा में बढ़ोतरी के हेतु आग्रह किया जा रहा है। 200 मतलब 3 से 5% कर दी गई, मतलब 2% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इनको 2% को यहाँ पे इन्होंने 200 अंक मान लिया है। और केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो इसका जो 0.5% है, मतलब यहाँ पे 50 अंक मानेंगे तो वो बिना शर्त के दिया गया है, और जो 150 अंक है उसमें सशर्त दिया गया है। सशर्त क्या है कि जो ये 4 डिपार्टमेंट है ना, ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का सार्वभौमिकरण, ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें कारोबार में सुगमता लाए, विद्युत वितरण और शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व में संबंधित सुधारों के लिए
100 अंक निर्धारित किए गए हैं। मतलब 0.25 अगर 2% को हम माने तो इसमें से क्या किया गया, 0.25 चारों को दे दिए गए, मतलब 1 हो गया पूरा। और बचे हुए 1 में से 50 जो 0.5 है वो तो बिना शर्त के दिया गया, और जो 0.5 है वो बचा बस। ठीक है, तो जो 25 अंक आधार इसको प्रत्येक को दिए गए हैं। और ये भी कहा गया कि अगर इन चारों डिपार्टमेंट में आपने जो है सफलता हासिल कर ली तो आपको 50 आधार अंक अलग से प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, यह उपयुक्त सुधार 4 क्षेत्रों में कम से कम 3 में उल्लेखनीय जो सफलता अर्जित करेगा उसको 50 अंक अलग से प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों स्कीम है, जिसके बाद जैसे ये पावर सेक्टर, इसमें रिड्यूस कर देना जो हमारा पावर लॉस हो रहा है। ठीक है, टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेज, एग्रीगेट टेक्निकल कमर्शियल लॉसेज, और कॉस्ट सेल रेशियो जो होता है। ठीक है, इनमें जो रीडिंग का जो यूनिट में डिफरेंस आता है ना उसको कम कर देना। प्रोवाइड पावर सब्सिडी टू फार्मर, जो पावर सब्सिडी है जो किसान है उसके बैंक में डीबीटी के थ्रू भेज देना, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू। ठीक है, वन नेशन और ऑन राशन कार्ड, आधार सीड ऑल द राशन कार्ड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट, सभी के लिए राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड जारी कर देना। इंस्टॉल पॉइंट ऑफ सेल मशीन मैकेनिज्म इन ऑल फेयर प्राइसेस शॉप इन स्टेट, हर एक शॉप में इसे इंस्टॉल कर देना। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एज पर DPIIT नॉर्म्स। ठीक है, DPIIT नॉर्म्स क्या है, DPIIT देखिए क्या होता है। देखिए DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री क्या है इसकी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995 में से बनाया गया था। पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को DPIIT नॉर्म्स के जो नॉर्म्स होते हैं उसके तरह से इसे लागू कर देना। स्टेट इंडस्ट्री कमर्शियल लाइसेंस टू बिजनेस टू बी ऑटोमेटिकली रिन्यू, जो उसके लाइसेंस होते हैं उनके ऑटोमेटिकली वो रिन्यू हो जाए। मेक इंस्पेक्शन रैंडमाइजेशन विद प्रायर नोटिस एंड फुल ट्रांसपेरेंसी हो इसमें। अर्बन लोकल बॉडीज़, इसमें क्या किया जाए, नोटिफाई प्रॉपर टैक्स फ्लोर रेट्स इन कॉन्सोनेंट विद सर्कल ऑपरेटरी रेट्स। नोटिफाई वाटर एंड सीवेज चार्जेस, जो इनके सीवेज चार्जेस वाटर चार्जेस हैं इनको नोटिफाई किया जाए। ठीक है, इन चारों में अगर 3 में भी हासिल कर लेगा तो उसे 50 अंक अलग से दिए जाएंगे। और ये जो है इनकी निगरानी और मूल्यांकन कौन से मंत्रालय करेंगे, केंद्रीय विद्युत आवासन और शहरी कार्य, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इन मंत्रालय द्वारा इन सुधारों के संदर्भ में जो है निगरानी और मूल्यांकन करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगला टॉपिक है सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठ। ये जो सेल है इनकी स्थापना की गई है, EGOS PDCS इनकी स्थापना की गई है। ठीक है, इनकी स्थापना को मंजूरी दी गई है। अब इनके काम देख लेते क्या कार्य करेंगे ये। सबसे पहले EGOS एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीट, तो इसकी संरचना क्या होगी, जो एक कैबिनेट सचिव होगा इसकी जो है अध्यक्षता करेगा। उसके अलावा जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे वो इसके सदस्य होंगे। अन्य सदस्य कौन हो सकते हैं, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य राजस्व व आर्थिक मामलों के विभाग सहित विभिन्न विभागों के जो है सचिव इसके मेंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य की बात करें तो निवेश से संबंधित जो नीतियाँ होंगी उसके विषय में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के मध्य क्या होगा, सामंजस्य स्थापित करेगा और समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित करेगा। ठीक है, उसके बाद अलावा जो निवेश करते हैं उनके लिए एक फास्ट ट्रैक निवेश मंजूरी ये जो है स्थापित करेगा, और वैश्विक निवेशकों को निवेश समर्थन और सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। मतलब कोई निवेश करना चाहता है तो उसके लिए जल्दी से जल्दी जो है निवेश करने का रास्ता ये प्रशस्त करेगा। लक्षित तरीके से जो शीर्ष निवेशक होंगे उसकी ओर से आने वाले जो निवेशकों को सुविधाजनक बनाना, ईजी बनाना उनके लिए निवेश करना, और निवेश परिदृश्य में नीतिगत स्थायित्व तथा सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, विभागों द्वारा रखे गए जो निवेश प्रस्ताव है उसका मूल्यांकन करना। इसके अतिरिक्त विभागों के जो अधिकार प्राप्त समूह है उनके द्वारा विभिन्न चरणों के समापन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, उसके अलावा ये जो फिगर है वो दे रखा है, लॉस ऑफ स्टेट फ्रॉम लिवाई ऑफ सरचार्ज एंड सेस, जो लॉस ऑफ स्टेट हुआ है जो सरचार्ज और सेस की वजह से, ये देखिए यहाँ से जो है ये इंक्रीमेंट बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, देती स्टेट है पर जा किसके पास रहा है, केंद्र के पास जा रहा है, जो सरचार्ज और सेस होता है। ठीक है, अधिभार और उपकार। इसके बाद है जो PDCS, ये क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य ये भी क्या करेगा, समन्वय स्थापित करेगा और निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास के लिए एक PDC
की स्थापना की स्वीकृति दी गई है इसमें। ठीक है, सभी स्वीकृतियों आवंटनों के लिए भूमि की उपलब्धता और निवेशकों द्वारा स्वीकार्यता के लिए जो है पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ परियोजनाएं तैयार करेगा। ठीक है, निवेश को आकर्षित करने और उसे अंतिम रूप प्रदान करने के क्रम में ऐसे मुद्दों की पहचान करेगा जिनका समाधान करने की आवश्यकता है और उन्हें अधिकार प्राप्त समूह के समक्ष रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो पीडीसी क्या करेगा, निवेश करने योग्य परियोजनाओं की अवधारणा को विकसित करने, रणनीति उनकी तैयार करने और कार्यान्वित और प्रसारित करने में जो है मदद करेगा। ठीक है, अगला टॉपिक है आर्थिक रिकवरी। जो हमने रिकवरी करी है उसके बारे में है। तो सबसे पहले वैश्विक अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें जो है 6% की जो है गिरावट देखी गई है, जो कि एक रिपोर्ट निकाली है इकोनॉमिक आउटलुक, किसके द्वारा, OECD के द्वारा। OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन एन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विथ 37 मेंबर कंट्री। 1961 में जो है ये फाउंड हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, पेरिस फ्रांस में। सेक्रेटरी जनरल कौन है, जोस एंजल गुरिया। ठीक है, और अगर डेप्यूटी सेक्रेटरीट तो ये इनके डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं। 1961 30 सितंबर को फाउंड हुई थी। OECD या OCDE दोनों इसको एब्रीविएट करते हैं। फाउंडर कौन है, US, फ्रांस, जर्मनी, UK, स्पेन, इटली, कनाडा और मोर में 37 कंट्रीज होंगी। ठीक है, तो देखते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद है जो भारतीय अर्थव्यवस्था, इसकी बात करें तो जो हमारा NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके द्वारा जारी जो GDP आंकड़े हैं उसके अनुसार 2019 से 20 के दौरान GDP की वृद्धि जो है 4.2% रही, जो विगत 11 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक निचले स्तर पर है। मतलब 2018 से 19 में 6.1% पर रही थी उस समय। ठीक है, वास्तविक आधार पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि, ठीक है, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि जो है 3.1% रही, जो कि 2018 से 19 में 4.8 थी। राजकोषीय घाटा तो ये 2019 से 20 में 4.59% पर पहुंच गया है। सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद, पब्लिक डेब्ट टू GDP रेशियो, तो जो 2020 में जो है सार्वजनिक ऋण GDP अनुपात उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 89.3% होने तक का अनुमान है। इस उल्लेखनीय वृद्धि के कारणों में शामिल है कोविड-19 के प्रतिक्रिया के परिणाम, सार्वजनिक व्यय में जो वृद्धि हुई, मतलब जो सरकार ने अलग अलग राहत पैकेज दिए ना उसमें। ठीक है, ये मतलब नेगेटिव बात है हमारे लिए, बाकी सब में कमी आ रही है, इसमें इंक्रीमेंट आ रही है। ठीक है, हमारे ऊपर ब्याज चढ़ रहा है तो ये नेगेटिव बात है, इतना ब्याज मतलब हो गया हमारे ऊपर, सरकार की जो क्षमता है वो कम हो गई ऋण चुकाने की। ठीक है, और कर राजस्व एवं आर्थिक गतिविधियों में जो है गिरावट हुई। ठीक है, उसके बाद शेप ऑफ रिकवरी है, अलग अलग शेप ऑफ रिकवरी है। जैसे कि पहले ये V टाइप की जो है इकोनॉमिक रिकवरी बट एक्टिविटी परमानेंटली लॉस, ये सब हमने आगे हिंदी में जो है डेफिनेशन इनकी दे रखी है, फिर भी यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे ये फिगर है, इसमें इकोनॉमी जो है नेवर फुल्ली रिकवर, इकोनॉमी एक बार नीचे गई और ऐसे ही जाए जा रही है। ठीक है, जैसे इसमें W में क्या है, एक बार नीचे जाएगी फिर थोड़ी ऊपर, फिर नीचे जाएगी फिर सेम आ जाएगी। Z में जो है ऐसे जाके ऊपर चलेगी फिर नीचे आ गई। ठीक है, इसमें जो है एक बार एकदम से नीचे चलेगी फिर धीरे धीरे ऐसे जा रही है। इन शेप को हम आगे देखेंगे। जैसे U शेप है, इसमें धीरे धीरे रिकवर होती है। V शेप में जितनी नीचे गई उतनी ऊपर आ गई। ठीक है, जैसे कि हमारी जो K शेप रिकवरी है, इसमें क्या हुआ है, जैसे जो हमारी हॉस्पिटैलिटी और फूड सर्विस है, जो आपने पिछले दिनों में न्यूज़ देखी होगी, होटल्स 80% तक बंद हो चुके हैं भारत में, है ना। तो ये जो है हॉस्पिटैलिटी सर्विस गिरती जा रही है, देखिए K शेप की आ रही है यहाँ पे। और रिकवरी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी, जो हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री थी, रिटेल सॉफ्टवेयर सर्विस थी, ये रिकवर कर रही है दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे प्रायर टू कोविड-19 फिर इकोनॉमिक रिसेशन आया, अब रिकवरी हो रही है इस सेक्टर में और इसमें नीचे ज़्यादा जा रहा है। ये K शेप की रिकवरी। देखिए क्या है ये रिकवरी की विभिन्न आकार, अगर हम इनकी बात करें तो Z सबसे पहले, Z में क्या होता है, आशावादी परिदृश्य होता है। ठीक है, मतलब हम ऐसे नीचे गए फिर एकदम से ऊपर चले गए, ये हमारी लाइन है, और फिर यहाँ पे आ गए, मतलब सेम रिकवरी हो गई पर बहुत तेज़ी से ऊपर गई, ये आशावादी है। ऐसा सोचा जाता है कि ऐसा होगा पर होता नहीं है। मतलब अभी की जो देखें, अभी K टाइप की रिकवरी आ रही है हमारे उसमें। V में क्या होता है, अगला सर्वोत्तम परिदृश्य है ये Z के बाद। ठीक है, जिसमें अर्थव्यवस्था शीघ्रता से नुकसान की भरपाई करके पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेती है। U में क्या होता है, धीरे धीरे गिरावट आती है, ठीक है, फिर धीरे धीरे ही ऊपर चल जाती है। W में क्या होता है, एक बार नीचे जाएगी फिर थोड़ी बढ़ेगी फिर कम होगी फिर बढ़ जाएगी दोबारा।
एल में क्या होता है, सबसे ख़राब, मतलब जो सबसे लास्ट का फिगर था ना, ऐसे जाकर और ऐसे चली गई, मतलब रिकवरी नहीं हो रही है, वो हमारी इकोनॉमी रिकवरी नहीं हो रही है। जे में क्या होता है, ये अवास्तविक परिदृश्य है, मतलब इकोनॉमी हमारी थोड़ी सी नीचे गई और फिर ऐसे चली गई, ऐसे कभी होगा ही नहीं, ठीक है। के शेप की जो हमारी अभी चल रही है, मतलब ऐसे हमारी जो इंडस्ट्री की वो जा रही है और ऐसे हमारी जो हॉस्पिटैलिटी की वो जा रही है, ठीक है। पीएम केयर फंड्स, तो हाल ही में जो है उच्चतम न्यायालय में याचिका डाली गई कि जो पीएम केयर फंड है उसको इसमें ट्रांसफ़र किया जाए, एनडीआरएफ में, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए इसके पैसे को, जिसको जो है खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उच्चतम न्यायालय ने जो पीएम केयर फंड है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की, ये कहते हुए कि ये कहा कि जो ये संस्थाएं हैं वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, और पीएम जो केयर फंड है उससे एनडीआरएफ में धनराशि के अंतरण हेतु निर्देश देने से जो है अस्वीकार कर दिया गया। एनडीआरएफ 2005 जो एक्ट था उसके तहत स्थापित एक सांविधिक कोष है, मतलब जो संसद में जो कानून पास होते हैं उसके द्वारा इसे बनाया गया है। चूँकि पीएम केयर फंड को जो है कोई सरकारी सहायता नहीं है, मतलब उसमें जो है पर्सन या फिर कोई संस्था पैसा डालती है पीएम केयर फंड में, ठीक है, सरकार कुछ भी नहीं डालती, इसलिए ये जो कैग है हमारा, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, उसके इसके लेखा परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। पीएम केयर फंड में योगदान करने के लिए जो है किसी भी संस्था और व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है ये, मतलब कोई भी इसमें जाके पैसे डाल सकता है। कोविड-19 से जो व्युत्पन्न चुनौतियां उसका सामना करने के लिए एक नई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि यह जो है बोधगम्य है नहीं है कि आपदा आने के बाद कोई योजना निर्मित की जाए, मतलब आपदा आ गई अब आप कोई योजना बना रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो पीएम केयर फंड जो है कोविड-19 के 2020 में बनाई गई थी। एनडीआरएफ जो ये एनडीएमए है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, 2005 के अधिनियमित होने के बाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक नीति का इसका नाम परिवर्तित किया गया। पहले इसका नाम था एनसीसीएफ, नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है, इसको एनडीआरएफ कर दिया गया। आगे देखते हैं। पर्पज़ की बात करें अगर तो पीएम केयर फंड, ठीक है, ये पीएम केयर फंड का और ये एनडीआरएफ का, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड का, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है किसी भी प्रकार की राहत या सहायता हेतु समर्थन प्राप्त करता है, स्वास्थ्य देखभाल या दवा विनिर्माण सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे अभी जो एक वो होता है गैस सिलेंडर के लिए एक संयंत्र लगाया गया पीएम केयर फंड से ही, ठीक है। तो वित्तीय सहायता पहुंचाना या भुगतान के लिए अनुदान समर्थन। एनडीआरएफ की बात करें तो किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्निवास हेतु खर्चों को पूरा करना, जैसे कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, तो वहाँ पे जो हेल्प पहुँचाई जाती है वो एनडीआरएफ के तहत ही पहुँचाई जाती है, ठीक है। गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में एसडीआरएफ जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है उसको सहायता प्रदान करना। प्रशासनिक तंत्र की अगर बात करें तो इसमें जो है अध्यक्ष के रूप में तो पीएम होते हैं, और पीएम तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, जो भारत सरकार इस निधि के पदेन न्यासी होते हैं। न्यासी जो होते हैं वो इसके ट्रस्टी होते हैं, ठीक है, एक तरह से ट्रस्टी होंगे वो। इसमें 3 न्यासी बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री के पास न्यासी बोर्ड में 3 और ट्रस्टी वो अपने साथ जो है नामित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को रखा है, तो तीनों को ये क्या होने चाहिए, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये ट्रस्टी अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति होने चाहिए। ट्रस्टी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपनी स्वतंत्र क्षमता के साथ कार्य करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार जो है एनडीआरएफ का प्रबंध करती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि और सहकारिता विभाग चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, मेघ प्रस्फुटन, कीटों का हमला, पाला और शीतलहर आदि से जुड़ी आपदाओं के लिए राहत गतिविधियों की ये निगरानी करता है, जबकि शेष प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी जो है होम मिनिस्ट्री करेगा, जो इसके बाहर आएंगी, ठीक है। नीति का अगर स्रोत देखें, निधि का सॉरी, जो पैसा कहाँ से आता है, स्वैच्छिक है, कोई भी जाके डाल सकता है। जो एफसीआर है उसके तहत इसे जो है छूट प्रदान की गई है, अतः यह विदेशों में जो स्थित व्यक्ति है और जो संगठन है उनसे दान और आर्थिक सहयोग को स्वीकार कर सकता है, ठीक है। एफसीआर एक बार, एफसीआर क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में इसे बनाया गया था, ठीक है। बस इसके बाद इतना ही है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय 42
Act of 2010, it is consolidated act whose scope is to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution। जो विदेशों से पैसा आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना और उसका यूज़ करना, ठीक है। यूटिलाइजेशन मतलब यूज़ करना, ठीक है। अगर एनडीआरएफ की बात करें तो कुछ वस्तुओं पर उपकर जो उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क होता है उससे संबंधित आरोपित कर संग्रहित किया जाता है और वित्त विधेयक के माध्यम से वार्षिक स्तर पर इसका अनुमोदन किया जाता है, ठीक है। इसकी लेखा परीक्षा कौन कर सकता है? जो पीएम केयर फंड है, तो निधि का लेखा परीक्षण स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा, जिन्हें ट्रस्टियों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जो इसके ट्रस्टी होंगे जो उसे नियुक्त करेंगे वही इनका लेखा परीक्षा करेगा। इसमें जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कैग होता है उसके द्वारा एनडीआरएफ के खातों का लेखा परीक्षा किया जाएगा। उसके बाद आता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में क्या है, जो हमारे जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो कराघात और करापात होता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसके ऊपर सरकार कर लगाती है किसी व्यक्ति पर, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सरल शब्दों में अगर प्रत्यक्ष कर वह कर है जहाँ कोई व्यक्ति कर आरोपित करने वाले प्राधिकरण को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है, जो डायरेक्ट टैक्स हम देते हैं। इसमें देखो क्या होता है, एक तरह का इसे जो है प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव क्या होगा, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाएगी आप पे टैक्स भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जैसे कि आयकर, निगम कर होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, लाभांश वितरण कर होता है, प्रतिभूति लेन देन कर होता है, ठीक है। उसके बाद अनुषंगी लाभ कर एवं संपत्ति कर, ये सब तरह के टैक्स जो है ऐड होते हैं इसमें। प्रत्यक्ष कर संबंधी सुधारों की अगर आवश्यकता देखें तो जो आयकर संरचना उसका युक्त एवं सरलीकरण करना, ठीक है। ये कर प्रणाली में दरों की जो संरचना होती है उसमें विगत अगर पिछले 20 सालों में देखें तो उसमें जो है मतलब वो जो है गिरता जा रहा है जो टैक्स हम लेते हैं, ठीक है। तो टैक्स स्लैब को सही करना इसके लिए आवश्यक है, ठीक है। जो टोटल पॉपुलेशन हमारी है उसमें से सिर्फ 5% जो है वो टैक्स पेयर है, मतलब 15 मिलियन के करीब 1.15% हु एक्चुअली पे टैक्सेस, ठीक है। जबकि अगर वैसे देखें टैक्स पेयर्स 578 मिलियन 5% हु फील्ड टैक्सेस, ठीक है। मतलब जो हमारे टोटल इतने जो हैं टैक्स पेयर जिन्हें टैक्स पे करना है वो इतने लोग हैं 578 मिलियन, और उसमें से सिर्फ टैक्स पे कौन करता है 15 मिलियन लोग, ठीक है। इंडिया 17%, एमर्जिंग इकोनॉमिक में जो पे होता है वो 21%, OECD जो एवरेज है वो 34.5%। टैक्स से जीडीपी का रेशियो देखें तो 17% जो इंडिया का है उसमें से 6 डायरेक्ट टैक्स है 6% और 11% इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात हो रही है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है जो वो है ना खान सर GS रिसर्च सेंटर, उसके ऊपर तो आप अगर वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा GST जो टैक्सेस लगे थे ना कि कौन सी स्लैब है किस में क्या आ रहा है, तो उसमें काफ़ी डिटेल में बता रखा होगा, ठीक है। ये आप उसके बाद अगर उसको देख लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आपके। देखिए इसके बाद है निगम कर की जो संरचना का सरलीकरण करना एवं छूट की जो चरणबद्ध जो समाप्ति है, मतलब जो छूट दी जाती है सरकार द्वारा उसमें चरणबद्ध इसमें समाप्ति की जाए। जो ऊर्ध्वाधर छूट न्यायसंगत नहीं है, लघु कंपनियों को जो है इससे अधिक करों का भुगतान करना पड़ता है तथा साथ ही बड़ी संख्या में जो है छूट प्रदान किए जाने के कारण जो राजस्व का अत्यधिक नुकसान भी हो रहा है साथ में, ठीक है। कराधान का जो विस्तार है यह निम्न कर दरों एवं सरलीकृत कर ढांचे के कारण संभावित जो राजस्व हानि है उसकी समस्या से निपटने में सहायता प्राप्त करेगा। कर याचिकाओं को कम करना, मतलब जो कर की याचिका है जैसे कि आवश्यक जो औचित्य या मूल्यांकन के बिना कार्रवाई, कई जो अधिकारी होते हैं वो जो कर की जो कार्रवाई होती है वो बिना किसी कार्रवाई के जो है टैक्स की जो कार्रवाई होगी वो प्रारंभ कर देते हैं। इसकी प्रवृत्ति से अपील की जो है कम सफलता दर, मतलब जो अपील उन्होंने कर दी बिना सोचे समझे तो उसकी सक्सेस होने के रेट जो है कम हो जाते हैं कि अपील से जो है ये मतलब केस सही हो जाएगा, तो 30% उसके जो है सिर्फ सही होते हैं, बाकी 70% गलत ही होते हैं। अतः विवाद समाधान के वैकल्पिक उपाय प्रदान करने की आवश्यकता है। कर संग्रह की दक्षता में सुधार करने के साथ साथ जो करदाता उसकी सहायता के लिए कर प्रशासन में जो है प्रौद्योगिकी के समावेशन की भी आवश्यकता है। मतलब जो टैक्स पेयर है उसको अब जो है जो हमारी टेक्नोलॉजी है प्रौद्योगिकी है उसको भी समावेश किया जाए ताकि वो इजीली टैक्स पे कर सकें, ठीक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ बेहतर तालमेल, चूँकि भारत जो है व्यापारिक संबंधों और पूंजी खाता जो परिवर्तनीयता है उसके संदर्भ में वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक एकीकृत है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर
विदेशी व घरेलू कंपनियों के साथ व्यवहार में अंतर को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इन दोनों कंपनियों में समन्वय बैठाना चाहिए, घरेलू और विदेशी कंपनियों में। उसके बाद है प्रत्यक्ष कर सुधार के विगत कुछ वर्षों में उठाए गए कदम। तो पहला कदम क्या है इसमें, व्यक्तिगत जो आयकर है। वित्त अधिनियम 2020 के जरिए जो है व्यक्तियों और सहकारी जो समितियां उनको रियायती दरों पर आयकर का भुगतान करने के विकल्प दिया गया। ठीक है, बशर्ते कि वे निर्दिष्ट जो छूट उन्हें प्राप्त हुई है और जो प्रोत्साहन हुआ है उनका लाभ ना उठाए। ठीक है, अगर इनका लाभ नहीं उठाएगी तो उन्हें रियायती दर पर वो जो है टैक्स पे कर सकते हैं। लाभांश वितरण कर, डीडीटी, डिवाइडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसका उन्मूलन किया जाए। ठीक है, ये होता क्या है, एक सेकंड देख लेते हैं इसे। देखिए, जो डी टी होता है, इज ए टैक्स लिवाइव्ड ऑन डिवाइडेंड्स दैट ए कंपनी पेज टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ इट्स प्रोविडेंट। ठीक है, जो उसका प्रॉफिट होगा उसके अलावा जो भी जो डिवाइडेंट होगा उसके ऊपर जो कंपनी जो है टैक्स पे करती है। ठीक है, डिवाइडेंट कंस्टिट्यूएंट्स इनकम इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर विच आइडली शुड बी सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स। डिवाइडेंट क्या होता है, जो इनकम होती है उसके हाथ में जो शेयर होल्डर होगा, विच आइडली शुड बी सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स, जिसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो टैक्स होगा उसका उन्मूलन किया जाए। जो भारतीय इक्विटी बाजार के आकर्षण को बढ़ाने व जो निवेशक है उसके बड़े वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए कंपनियों को 1/4/2020 से डीडीटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। विवाद से विकास योजना, इसका उद्देश्य क्या है, जो लंबित कर विवाद है, जितने भी कर विवाद हैं जो पड़े हुए हैं लंबित हैं उनका समाधान प्रदान करना है, जिससे न केवल समय पर राजस्व सृजित होने से सरकार बल्कि मुकदमेबाजी की जो बड़ी लागत है, मुकदमेबाजी में जो पैसा लग रहा है, ठीक है, उसमें कम होने से करदाता भी जो है इससे लाभान्वित होंगे। स्टार्टअप के लिए अनुपालन मानदंडों का सरलीकरण करना, स्टार्टअप खोलने के लिए अगर जो हमारे मानदंड है, जो स्टैंडर्ड्स है उसमें कमी करना। ठीक है, ताकि इजीली जो है लोग स्टार्टअप की तरफ आकर्षित हो सके। स्टार्टअप्स को समस्याओं से छुटकारा दिलाने की कोशिश की गई है, जिसमें मूल्यांकन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया, एंजल टैक्स से मुक्ति दी गई, समर्पित स्टार्टअप जो सेल है, प्रकोष्ठ है, उसका गठन किया गया है। जो एंजल टैक्स है, इनकम टैक्स पेबल ऑन कैपिटल रेज, जो भी पैसा बढ़ जाता है, कैपिटल रेज हो जाती है, उस पर अनलिस्टेड कंपनी वाया इशू ऑफ शेयर्स वेयर द शेयर प्राइस इज सीन इन एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर सोल्ड। ठीक है, जो मतलब आप इसे ऐसे याद रखिएगा, जो कैपिटल हमारा रेज, जो कैपिटल बढ़ जाता है, ठीक है, उस पर ये टैक्स लगाया जाता है, एंजल टैक्स। उसके बाद है अपील दायर करने के लिए जो मौद्रिक सीमा है उसमें वृद्धि करना। करदाता की जो शिकायतें या मुकदमे हैं उनको प्रभावी रूप से कम करने के लिए अपील दायर करने की जो मौद्रिक सीमाएँ हैं उसमें वृद्धि की गई है। नवीन व्यवस्था के अनुसार मतलब इसमें वृद्धि कर दी, तो जो आप मान लीजिए आप अगर शिकायत करने जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे, तो उसकी वजह से भी उसमें जो है कमी आएगी मुकदमेबाजी में। आयकर अपील अधिकरण, जो इनकम टैक्स एपेलेटेड ट्राइब्यूनल है, उसके समक्ष अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा जो है 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, उच्च न्यायालय के समक्ष अगर करनी है तो 50 लाख से 1 करोड़ कर दी गई सीमा। सुप्रीम कोर्ट में करनी तो 1 करोड़ से 2 करोड़ सीमा कर दी गई है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार हेतु हालिया प्रयास जो किए गए हैं, सबसे पहला किया गया पारदर्शी कराधान, ट्रांसपेरेंटल टैक्सेशन, ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें जो मतलब टैक्स पेयर होंगे ना, जो ईमानदार होंगे, ठीक है, उनको जो है पुरस्कृत किया जाएगा। इस पोर्टल की मुख्य विशेषता क्या है, फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील की जाएगी, शक्ल नहीं दिखाई जाएगी आपकी, असेसमेंट जो है फेसलेस होगा, अपील भी, और करदाता एक चार्ट बनाया जाएगा कितना टैक्स पे किया जा चुका है। फेसलेस मूल्यांकन की बात करें तो इसे करदाता और जो आयकर अधिकारी होगा, इन दोनों के मध्य संपर्क को समाप्त करने हेतु आरंभ किया गया है। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत किसी करदाता का जो चयन है, केवल डाटा एनालिटिक्स, जो उसने कितना टैक्स पे किया उसका डाटा जो होगा उसका एनालिटिक करके, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है उसका उपयोग करके करने वाले कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाएगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस तर्ज पर जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड है उसने तुरंत कस्टम नामक एक पहल के तहत कंसाइनमेंट, जो माल प्रेषण होता है, माल को ट्रांसफ़र करना है, उसके फेसलेस मूल्यांकन का कार्य आरंभ कर दिया है। उसके बाद है फेसलेस अपील, तो नाम से पता चल रहा है उनकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए फेसलेस अपील होगी। करदाता चार्ट क्या है, यह आयकर अधिकारियों एवं करदाता दोनों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को क्या है, रेखांकित करता है। आयकर विभाग द्वारा समय पर सेवाएं सुनिश्चित करने से नागरिकों में के सशक्तिकरण की संभावना में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है,
यह आयकर दाताओं की निजता एवं गोपनीयता के संरक्षण के में सहायता प्रदान करेगा। यह आयकर कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र जो है उसको समाप्त कर भ्रष्ट प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अगला है गूगल। जो जितनी भी ऑनलाइन ये थी गूगल, फेसबुक, इन पर जो है डिजिटल सेवा कर, ठीक है, डिजिटल सर्विस टैक्स लगाए जाने की बात हो रही है। ठीक है, जो कि 2020 में 2% की दर से DST आरोपित करना निर्णय लिया गया है। ठीक है, 2% इन पर लगाया जाएगा। यह कर केवल भारत में जो स्थायी प्रतिष्ठान है, जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उनके बिना सेवा प्रदान, मतलब यहाँ पे कोई गूगल का या फेसबुक का कोई स्थायी हमारा वो नहीं है, कार्य, मतलब इनका ऑफिस नहीं है। ठीक है, तो इसके बिना सेवा प्रदान करने वाली अनिवासी ई कॉमर्स कंपनियों पर लागू है। इसमें भारत के सभी जो गैर निवासी ई कॉमर्स संचालक या उनके द्वारा की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री शामिल है। ठीक है, ज्ञातव्य कि भारत ने 2016 में जो है 6% की दर से जो इक्विलाइजेशन लेवी था, समकारी लेवी था, उसकी शुरुआत की गई थी। इसे भारत में जो है स्थायी प्रतिष्ठान नहीं रखने वाली जो गैर निवासी कंपनी थे, जो जिनका भारत में कोई निवास नहीं था, उन पर अधिरोपित किया गया था। इस लेवी को उनके द्वारा डिजिटल विज्ञापन सेवाओं से प्राप्त भुगतानों पर लागू किया गया है। हालांकि इसमें शर्त यह है कि जो प्राप्त भुगतान है उसकी राशि एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए। मतलब आपने जो पैसा कमाया एक साल में वो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, तभी टैक्स लगेगा। आगे चलकर 2020 से 21 में ई कॉमर्स कंपनियों क्या कर दिया गया, इसमें शामिल कर इस लेवी के दायरे को और विस्तृत किया गया। ठीक है, हालांकि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए इस लेवी की जो है दर 2% है और इसमें सरचार्ज या अधिभार जो होता है हमारा वो भी अलग से दे होगा। ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि के कारण इस बात को लेकर भी नीतिगत बहस जारी है कि डिजिटल कंपनियों को कहाँ और कैसे भुगतान किया जाए। मतलब ठीक है, आप भुगतान तो करेंगे, कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे। अनेक डिजिटल व्यवसाय मॉडलों को उन देशों में भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है जहां उनके द्वारा बिक्री की जाती है। ठीक है, ऑनलाइन चीज़ें अगर आ रही है तो उसको जरूरी नहीं कि वहाँ पर उनका कोई फिजिकल वो भौतिक उपस्थिति हो, क्योंकि ये दूरस्थ बिक्री और सेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं। जो OECD है उसके आधार शरण एवं लाभ हस्तांतरण जो BEPS हमने पहले ही पढ़ा था ये, कि मतलब टैक्स पे करने के टाइम दूसरे देशों में भाग जाती है कंपनियां, है ना, जहाँ से टैक्स जो है कम पे हो उस देशों में। तो जो BEPS है फ्रेमवर्क के तहत इस संदर्भ में देश द्वारा वार्ता की जा रही है कि जो डिजिटल फर्में हैं, फर्मों को उनकी भौतिक उपस्थिति या लाभ को ध्यान में रखे बिना करों का भुगतान करना होगा। ठीक है, इसके लिए OECD ने एक ब्लू प्रिंट तैयार कर दिया, मतलब एक खाका तैयार कर दिया है, जिसमें स्तंभ 1 में क्या है, डिजिटल कंपनियों द्वारा किए जाने वाले लाभ निर्धारण और किसी देश को उन पर पहले कर लगाने का अधिकार इससे संबंधित है। दूसरा क्या है, एक तंत्र का प्रस्ताव करता है जो कुल प्रॉफिट पूल जो है, समग्र जो लाभ है वो उससे एक देश अधिकार क्षेत्र वाला जहाँ वो होगा जो सर्विस देगा उसके द्वारा वसूले जाने वाले कर की गणना से संबंधित है। ठीक है, देखिए USTR क्या है, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग अमेरिकन ट्रेड पॉलिसी। जो अमेरिकन ट्रेड पॉलिसी होती है उसको डेवलप करती है और उसको प्रमोट करती है, जिसको फाउंडेड 1963, जुरिस्डिक्शन US में। प्रीसीडिंग एजेंसी कौन सी, ऑफिस ऑफ द स्पेशल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। पेरेंटल एजेंसी एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द US। एम्प्लॉय इसमें 200, एनुअल बजट 73 मिलियन का 2021। तो USTR के एक रिकॉर्ड ने भारत द्वारा आरोपित डिजिटल कर के संबंध में एक जांच शुरू की है, मतलब 2% जो लगा रहे हैं उसके ऊपर एक जांच शुरू की है। USTR कार्यालय ने घोषणा की कि वह डिजिटल सेवा करों को लागू करने तथा इन्हें बढ़ावा देने को लेकर भारत और 9 अन्य देशों के विरुद्ध द्वारा 301 जो धारा है हमारी नहीं उनकी, उसके तहत जांच शुरू करेगा, क्योंकि ये कर अमेरिकी कंपनियों के व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि जो US ट्रेड एक्ट है 1974 उसकी धारा 301 जो है उसमें अमेरिका को एक पक्षीय तौर पर प्रशुल्क या अन्य देशों पर व्यापार प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है। ठीक है, उसके बाद GST टैक्स डेवलपमेंट, जो वस्तु एवं सेवा कर विकास क्रम है। सबसे पहले GST को 3 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, जो मैंने पीछे बताया था ना GS खान रिसर्च सेंटर, वो इस टॉपिक के लिए था, वो गलती से वहाँ पे बता दिया। ठीक है, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा स्लैब्स जो होती है अलग अलग। GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था 101 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर लगाए गए थे। सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार के रूप में से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उसके बाद GST के अंतर्गत जो है
निम्नलिखित अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, बेसिक सीमा शुल्क, एंटी डंपिंग ड्यूटी, पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मानव उपभोग एवं वाले जो अल्कोहल पर वैट जो होता है, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया। वर्तमान में सभी उत्पादों पेट्रोल, अल्कोहल, रियल एस्टेट और विद्युत को छोड़कर, इन चारों को छोड़कर जो कि स्टेट में आते हैं, ठीक है, इन पर जीएसटी लागू है। इन्हें 5, 12, 18, 28% के 4 अलग अलग स्लैब में क्या है, वर्गीकृत किया गया है। जीएसटी जो परिषद है वो संविधान के अनुच्छेद 279 के ए के तहत एक संवैधानिक निकाय है जो जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर संघ और राज्य सरकार को अनुशंसाएं प्रदान करती है। ठीक है, परिषद की जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाएगी और इसके अन्य सदस्यों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के जो वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री हैं वो शामिल होते हैं। इसकी अनुशंसाएं क्या होगी, बाध्यकारी होंगी और सभी निर्णय जो है सदस्यों के 75% बहुमत से इसमें लिए जाते हैं। कुछ जो है शब्दावली है, जैसे मुनाफाखोर रोधी। तो जीएसटी लागू होने से जो है कर की जो दर है उसमें आई कमी, जो मतलब कर टैक्स पे करते थे उसमें आई कमी और इनपुट टैक्स क्रेडिट में वृद्धि, उसके कारण होने वाले किसी भी लाभ की कीमतों में जो अनुपातिक कमी होगी उसके माध्यम से ग्राहकों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस उपाय को मुनाफाखोर रोधी के रूप में भी जाना जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये क्या होता है, जो आउटलुक जो मतलब बिक्री पर जो भी कुछ चीज़ बेचते हैं उस पर टैक्स का भुगतान करते समय टैक्स को घटाया जा सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि कच्चा बिल दे दे, तो किसी दुकान पे जाके हम बोलते हैं कि आप हमें कच्चा बिल दे सकते हैं। ठीक है, मतलब पक्के बिल में क्या होता है, जीएसटी टैक्स पे करना पड़ता है जो पहले ही खरीद किया जा चुका हो। ठीक है, उस पर टैक्स को जो है घटाया जा सकता है। ई वे बिल, ये क्या होता है, ये जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक बिक्री के लिए 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल की किसी भी खेप को ले जाने वाले कंसाइनमेंट के प्रभारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ रखा जाने वाला आवश्यक दस्तावेज होता है। अगर आप 10 किलोमीटर से कहीं दूर जा रहे हैं अपनी स्टेट से, तो आपको जो है ये एक वो होता है मतलब कागज़ होता है जो आपको रखना होता है, जो कि 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का माल की अगर बिक्री आप कर रहे हो तो। ठीक है, इसके विकास क्रम को देख लेते हैं। तो 5 करोड़ रुपए से अधिक जो टर्नओवर वाले करदाता होते हैं उसको वर्ष 2021 से जो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड ये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये हार्मोनाइज सिस्टम क्या होता है, एक तरह का इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज सिस्टम है ऑफ नेम्स एंड नंबर्स टू क्लासीफाई ट्रेड प्रोडक्ट। जितने भी ट्रेड प्रोडक्ट होंगे उनको मतलब नंबर देते हैं अलग अलग, ठीक है, और उनके नेम्स जो है अलग अलग देते हैं। ये वो काम करता है हार्मोनाइज सिस्टम। ठीक है, तो जितनी भी कंपनी 5 करोड़ से ऊपर का जिसका टर्नओवर है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। HSN, ठीक है, HSN जो है जिसे विश्व जो सीमा शुल्क संगठन है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा विकसित किया गया है। सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए व्यापार की जाने वाली जो वस्तुओं के वर्गीकरण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, नामकरण कोड है। तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, नाम में इसके कस्टम है, कस्टम डिपार्टमेंट जैसे होता है। तो ये क्या करते हैं, जिस वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन ब्रुसेल, बेल्जियम। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। लोकेशन पता चल गया, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। ठीक है, तो इसके द्वारा इसको जो है विकसित किया गया HSN को, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। उसके बाद वित्त मंत्रालय ने इस तथ्य की ओर संकेत किया कि जो फर्जी जीएसटी इनवॉइस होते हैं उसको जारीकर्ता और जो लाभार्थी हैं उसको विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम इसके तहत हिरासत में लिया जाएगा। ठीक है, जो COFEPOSA इसके तहत जो है हिरासत में लिया जाएगा। इसके बारे में उस पर सर्च कर लेना गूगल पे। वर्तमान में जीएसटी अधिनियम जो है आयकर अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत जो है कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। इस अधिनियम 1974 के तहत विदेशी मुद्रा के जो संरक्षण है और जो संवर्धन है और जो तस्करी है उस गतिविधियों को रोकथाम तथा इसमें जुड़े मामले में निवारक निरोध का प्रावधान करता है। ठीक है, ये क्या करता है, COFEPOSA, ये विदेशी मुद्रा का अगर आप संरक्षित करते हैं, ठीक है, संवर्धन करेंगे, उसकी तस्करी करेंगे, तो इन गतिविधियों को क्या करेगा, रोकेगा। उच्चतम न्यायालय ने लॉटरी, दाव, जो बैटिंग होती है, गैम्बलिंग होती है, जीएसटी होता है, इसकी वसूली को उचित ठहराया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया कि संविधान का जो अनुच्छेद 366 का 12 है, 366 का क्लॉज 12 है,
उसके तहत वस्तुओं की परिभाषा जो है समावेशी है। मतलब यहाँ पे वस्तु का जो है एक अर्थ नहीं है, यहाँ पे ये जो है समावेशी है और वस्तु के लिए कोई प्रतिबंधात्मक अर्थ देने का कोई अभिप्राय लक्षित नहीं होता। मतलब ये नहीं कि वस्तु के अंदर हम डेफिनेट कर दें कि वस्तु से मतलब यहाँ पे ये 2 या 3 चीज़ें हमने बताई है, ठीक है। इसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आ गया जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर और संबंध विवाद। मतलब हाल ही में क्या हुआ, जो राज्य सरकार है उनकी कंप्लेंट थी कि जो उनको जो पैसा मिलता है उसमें 30,000 करोड़ रुपए की कमी को लेकर इन दोनों के बीच विवाद आया, ठीक है। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर और इससे जुड़ा विवाद है क्या? तो जीएसटी एक एकल कर है, मतलब एक बार दिए जाने वाला कर है जो कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करता है। इससे जो है उत्पाद कर जैसे आरोपित करने की जो केंद्र की शक्ति होती है वो समाप्त हो गई है, ठीक है। जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते थे तो वहाँ पे क्या होता था, टैक्स दिया जाता था केंद्र को। अब क्या होता है, एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में जाएंगे तो दोनों का 50-50% टैक्स होता है। जैसे मान लीजिए उसमें लिखा होगा आपका जो कोई बिल होगा तो उसमें 9% स्टेट का, 9% उसका सेंटर का, ठीक है। तो इस टाइप से बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे दोनों के बीच में। वहीं राज्य अब एंट्री टैक्स, वैट आदि नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब फिक्स कर दिए इतने परसेंट इसको मिलेगा, इतने परसेंट इसको। राजस्व के नुकसान से जुड़ी राज्यों की जो आकांक्षाएं हैं उसको दूर करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। जीएसटी अधिनियम 2017 को अधिनियमित किया गया और इस अधिनियम के तहत यह अनुमान लगाया गया कि एक राज्य की वार्षिक जो राजस्व वृद्धि है वो 14% होनी चाहिए, ठीक है। जो उसके पैसे जो राजस्व में वृद्धि होगी वो 14% होनी चाहिए। अगर इससे कम रहेगा तो सेंटर उसको पे करेगी उस राज्य को, ठीक है। यदि किसी राज्य की वार्षिक आय इससे कम है तो वह राज्य इस कानून के तहत प्रतिकार अर्थात क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा, ठीक है। राज्य को देय क्षतिपूर्ति की अनंतिम रूप से गणना की जाएगी और प्रत्येक को 2 महीने की अवधि के अंत में इसे जारी किया जाएगा, ठीक है। इस अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति राजस्व का सृजन जो है जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत जो नुकसानदायक और जो विलासिता सिन एंड जो लग्जरी की वस्तुएं उन पर 5 वर्ष के लिए उपकर आरोपित किया गया है। जो हमारे सिगरेट, टोबैको इसके प्रोडक्ट हैं इन पर 5 वर्ष के लिए जो है उपकर लगाया गया है। वर्ष के दौरान एकत्र किए गए पूरे उपकर को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कोष नामक एक जो नॉन लैप्सेबल है, जो है लैप्स नहीं करेगा, मतलब उसके अंदर का पैसा सेव आगे के लिए सेव होता जाएगा, तो इसमें जमा करना इसमें आवश्यक होगा, ठीक है। जो इससे पैसा मिल रहा है सिन और लग्जरी गुड्स से। एकत्रित क्षतिपूर्ति उपकर भारत की जो है संचित निधि में जमा होता है। इसे भारत के लोक लेखा में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहाँ जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कोष बनाया गया है पहले से ही, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक, मतलब इसी में क्या है आगे, जो अगस्त से सितंबर 2019 के लिए भुगतान में देरी होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। तब से बाद के सभी भुगतानों में देरी होने पर इस मुद्दे पर राज्य का क्या रुख है? राज्य को क्षतिपूर्ति देने के संबंध में केंद्र अपनी जो नीति और कानूनी दायित्व है उसको पूरा नहीं कर रहा है। जीएसटी परिषद की प्रभाव शून्यता। ज्ञातव्य है कि जो जीएसटी परिषद है उसमें कुल डाले गए मतों में केंद्र का जो वेटेज होता है 1/3 होता है, ठीक है। और 1/3 ही किसी भी उसको कानून को पास कराने के लिए चाहिए होता है। तो एक तरह से क्या है, आभासी वीटो है केंद्र सरकार की, ठीक है। एक निर्णय पारित करने के लिए तीन चौथाई हमें चाहिए होता है, ठीक है। और 1/3 उसमें से केंद्र के पास है, ठीक है। तो एक तरह से ये उसके पास आभासी वीटो का ही काम करेगी, ठीक है। 1/3 मेंबर से जो है किसी भी कानून को पास करा पाएगी। इसने राज्यों को परिषद की कार्य संरचना पर ही सवाल खड़ा करने का अवसर कर दिया है। मतलब राज्य का ये कहना है कि ये पूरी एक तरह से केंद्र सरकार की हो जाएगी यहाँ पे, तो जो भी मनमानी होगी, है ना, तो उस पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस पर अगर केंद्र का रुख देखें तो केंद्र का रुख क्या है, केंद्र ने राज्यों को तुरंत क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया, लेकिन उनको 2 विकल्प दिए हैं। विकल्प क्या दिया है, कुल मिलाकर होने वाली राजस्व की कमी की क्षतिपूर्ति ले लें, या तो जो जितनी भी क्षतिपूर्ति हुई है राजस्व की, या फिर जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाली कमी की भरपाई करी जाए, ठीक है। तो इसमें से राज्य ने जो है पहले वाला ऑप्शन चुन लिया है, मतलब कुल मिलाकर होने वाली जो राजस्व कमी है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। यह भी तर्क दिया गया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में धन का प्रवाह जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से होना, और यदि यह अपर्याप्त है तो केंद्र अन्य स्रोतों से प्राप्त जो राजस्व है से इसे पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब वो बाध्य नहीं है पूरा करने के लिए, ठीक है। इसका जो समाधान है, सभी 28 राज्यों और 3 विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों ने जब केंद्र द्वारा प्रदान किए गए विकल्प ए का चयन करना ठीक समझा तो यह गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया, ठीक है। जो भी उनकी क्षतिपूर्ति हुई है वो मतलब वो ले लेंगे। उसके बाद विवेकाधीन राजकोषीय प्रोत्साहन।
ये संस्थाएं जो सुर्खियों में रही। ठीक है, ये क्या है, विवेकाधीन राजकोषीय प्रोत्साहन, यह सरकार की यह जो है सरकार की नीति के कारण जो राजकोषीय में घाटे में होने वाली वृद्धि है उसको दर्शाता है। ठीक है, यह धीमी गति के कारण राजकोषीय घाटे में होने वाली वृद्धि से जो है अलग है, जिसे एक स्वचालित स्थिरीकरण मतलब ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के रूप में इसे संदर्भित किया जाता है। उसके बाद है हस्तांतरण पश्चात राजस्व घाटा। ये क्या है, PDRH जो पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट है। ठीक है, PDRS अनुदान वस्तुतः क्या होता है, वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन होता है उसके द्वारा प्रदत्त एक तंत्र है जहां राज्यों की किसी भी हानि की केंद्र द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है। ठीक है, यह स्थानीय ग्रामीण निकायों को सहायता के पश्चात वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान का दूसरा सबसे बड़ा खंड होता है। जो फाइनेंस कमीशन होता है उसके द्वारा अनुशंसित अन्य अनुदान है तथा ये क्या करते हैं, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, राज्य आपदा राहत कोष जो स्टेट वो होता है जो DRF डिज़ास्टर रिलीफ फंड उसके लिए सहायता देता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो हमारा ट्रेजरी सिंगल अकाउंट TSA, ये क्या होता है, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सरकारी बैंक खातों की एक एकीकृत संरचना है जो सरकारी नकदी संसाधनों का समेकित दृष्टिकोण प्रदान करती है। TSA एक बैंक खाता या लिंक किए गए खातों का समुच्चय है जिसके माध्यम से सरकार सभी प्राप्तियां एवं भुगतानों का क्या करती है, लेन देन करती है। यह सरकारी नकदी संतुलन पर प्रभावी व समग्र नियंत्रण सुनिश्चित करता है तथा उधार लेने की लागत को क्या करता है, कम करता है। उसके बाद GDP जो ऋण GDP जो अनुपात है, ये क्या है, भारत का ऋण GDP अनुपात 56% है। ठीक है, उन्नत अर्थव्यवस्था में यह 150 से 200% के बीच है। ऋण GDP अनुपात जो है आर्थिक उछाल की अवधि के दौरान बढ़ता है तथा आर्थिक अगर मंदी आई है तो उसके दौरान इसमें कमी आ जाती है। ऋण GDP अंतराल अगर गैप को देखें तो ये क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक ऋण वृद्धि एवं संकट के जो पहले के लक्षण है उसके रूप में इसे विस्तृत प्रणालीगत जोखिम को इंगित करता है। बेसल 3 के अंतर्गत जो ऋण GDP अनुपात और इसकी दीर्घकालिक प्रवृत्तियाँ उसके मध्य अंतर का उपयोग काउंटर साइकिल कैपिटल बफर इसके निर्माण के रूप में पथ प्रदर्शक के रूप में किया जाता है। ठीक है, CCB है जो, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रणालीगत जोखिम की शुरुआत में ही बैंकों की सुरक्षा को इसमें सुदृढ़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिकूल शुल्क संरचना अगला, यह विनिर्मित उत्पादों की बजाय आगतों जो इनपुट्स होते हैं हमारे उन पर जो है उच्च कर की व्यवस्था को संदर्भित करता है। ठीक है, हाई टैक्स लगाए जाते हैं मतलब जिस पे। घरेलू वित्तीय बचत, ये हमने शुरू में पढ़ा था। RBI के अनुसार जो निवल HFS है, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग है, वो 2018 से 19 में GDP का 7.2% था, जबकि बढ़कर ये 19 से 20 में 7.7% हो गया है। ठीक है, मतलब इसमें इंक्रीमेंट आई है HFS में। निवल घरेलू वित्तीय बचत क्या होता है, जो कि सकल जो वो होगी हाउस होल्ड फाइनेंशियल वो होगी सेविंग्स होगी माइनस जो हमारी देयता होगी वित्तीय। सकल घरेलू वित्तीय बचत क्या होती है, मुद्रा बैंक जमा, ऋण प्रतिभूतियों, म्यूचुअल फंड, पेंशन बीमा और छोटी बचत योजनाओं में इसे निवेश के लिए संदर्भित करते हैं। वित्तीय देयताओं के अंतर्गत बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और जो आवास वित्त कंपनी होते हैं उसके ऋण इसमें शामिल होते हैं। कारण क्या है, वर्ष 2019 में जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें स्लो डाउन गिरावट के कारण बैंकों की ऋण वृद्धि में कमी आई है। इसका एक कारण उपभोग भी की कमी भी हो सकता है। ठीक है, बैंक से मतलब लोग पैसा नहीं ले रहे, कोरोना के टाइम पीरियड की बात है ये। ठीक है, देश के बचत परिदृश्य में भारतीय परिवारों का योगदान जो है 60% है। उसके बाद अगला है पारस्परिक समझौता प्रक्रिया, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, मैप जिसे बोलते हैं। मैप क्या है, एक तरह की कर संधि के अंतर्गत संचालित एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है। ठीक है, अल्टरनेट है मतलब ये, जिसके तहत कर संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए दो देशों के समक्ष जो इसके अधिकारी होंगे उनके मध्य बातचीत होती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर निगमों में संशोधन किया है जिसके अनुसार जो मैप है उसके तहत विवादों को 24 महीने मतलब 2 साल के अंदर जो है भीतर सुलझा लिया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नेशनल पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, NIPFP, ये क्या है, यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है जिसे 1976 में स्थापित किया गया और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत इसे पंजीकृत किया गया था।
इसके अधिदेश में विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करने वाले सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और सुधार में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की सहायता करना शामिल है। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। बाकी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब किए। उसके अलावा हैव ए गुड डे।